आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या चीज़ होती है? तो मैट्रिसेस, जब हम मैट्रिक्स का अध्ययन करते हैं, मैट्रिक्स का स्टडी करते हैं, तो उसी को मैट्रिसेस बोला जाता है। अब ये मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है? तो मैट्रिक्स को एक बार देख लेते हैं। सामने आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अ मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। हमारे पास कुछ फंक्शंस हों या कुछ नंबर्स हों, उनको यदि हम किसी रेक्टेंगुलर ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो उसी को मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास कुछ बुक्स हैं, ठीक है? और कुछ पेन्स हैं हमारे पास, ठीक है? मान लीजिए हमारे पास 15 बुक्स हैं, 7 पेन हैं, 10 बुक्स हैं, 8 पेन्स हैं, फिर 5 बुक्स हैं और 3 पेन्स हैं। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया और स्क्वायर वाले ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। क्योंकि मैंने अरेंज करके इसको रख दिया, ठीक है? किसमें? किसी कॉलम में हमने बुक को रख दिया और दूसरे कॉलम में हमने पेन्स को रख दिया, ठीक है? तो अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट आ गए, कुछ नंबर्स आ गए। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है एलिमेंट्स। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स, या इसको एंट्रीज भी बोला जाता है। अब इसी वाले मैट्रिक्स में हम इसका कुछ नाम यहाँ पे दे देते हैं ए। किसी भी मैट्रिक्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका जो नाम होता है, जो नेम होता है, वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है? अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, ये हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे एक ये हमारे पास रो बन रही है, इसको मैं R1 बोल दे रहा हूँ। ये रो कौन-सी है? ये वाली रो देखो आप। 15 और 7 मिला के एक रो बन रही है हमारे पास। क्या बन रही है? रो बन रही है। तो इसको मैंने R1 बोल दिया। उसी तरीके से 10 और 8 को यदि हम देखें, तो ये हमारे पास एक और रो बन रही है। इस रो को मैं यदि R2 बोल दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से हमारे पास 5 और 3 को भी मैं R3 कर सकता हूँ। 5 और 3 को मैंने बोल दिया R3। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स में मुझे क्या दिखाई दिया कि मैट्रिक्स में कुछ रो होती हैं, ठीक है? उनको मैंने R1, R2, R3 यहाँ पे नाम दे दिया। अब उसी तरीके से मैट्रिक्स में कुछ कॉलम भी होते हैं, जैसे ये देख लो आप, 15, 10 और 5 एक कॉलम बना रहे हैं, इस तरीके से। ये क्या है? कॉलम है, इसको मैं C1 नाम दे दिया। इसी तरीके से ये जो पेन वाला है, 7, 8 और 3, ये भी हमारे पास एक कॉलम बन गया, ठीक है? तो हमारे पास देखो क्या-क्या चीज़ एक मैट्रिक्स में मिल गई। एक तो मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया कैपिटल लेटर से, ठीक है? मैट्रिक्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स को R1, R2 और R3 में हमने दिखाया कि एक 15 और 7 के रो वाली रो है, एक 10 और 8 वाली रो है, एक 5 और 3 वाली रो है। उसी तरीके से इसमें कुछ कॉलम बन रहे हैं। तो जो भी मैट्रिक्स होता है ना, उसके अंदर जो भी एलिमेंट या जो भी एंट्रीज़ होती हैं, वो एक रो और एक कॉलम में डिफाइन होती हैं, ठीक है? अब इसके बाद इसमें आता है कुछ ऑर्डर, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो इसमें कितने रो थे अभी? इसमें रो थे हमारे पास 3। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, नंबर्स ऑफ रोज़ कितने थे हमारे पास? 3 थे। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे? नंबर ऑफ कॉलम आपके पास 2 थे। तो जो हमारा ऑर्डर बनेगा मैट्रिक्स का, वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज़ इंटू नंबर ऑफ कॉलम। यानी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए क्या है हमारे पास? 3 इंटू 2। इसको 3/2 पढ़ा जाएगा, ठीक है? या 3 क्रॉस 2 भी पढ़ा जाता है। तो जो ए मैट्रिक्स था हमारे पास, ए कैसा है? 3/2 ऑर्डर का है। इसको बोला जाता है ऑर्डर, और ये मैट्रिक्स के एक कॉर्नर के पास लिखा जाता है, ठीक है? तो एक मैट्रिक्स में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अब इसका मैथ में कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, वो भी देख लेते हैं। अब आ जाइए मेरे पास, यदि मान लो कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इस तरीके से लिखा हुआ है AIJ,
और बाहर ब्रैकेट के लिखा हुआ है m क्रॉस n। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में m रोज़ हैं और n कॉलम हैं। ठीक है? हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें क्या है, m रोज़ हैं और n कॉलम वाली मैट्रिक्स है। यानी कहने का सीधे सा मतलब है कि m बाय n का मैट्रिक्स हमारे पास है। तो उसमें एलिमेंट्स जो अंदर हैं वो aij के फॉर्म में हैं। aij का मतलब यहाँ पे यदि हमारे पास a11 है, a12 है, a13 है, इसी तरीके से चलते-चलते जाएगा, a1n तक चला जाएगा। ठीक है? तो ये तो फर्स्ट रो हो गई आपकी, क्या हो गई? रो 1 हो गई। इसी तरीके से सेकंड रो आप बना सकते हो A21, A22, A23 और ये कहाँ तक जाएगा? A2n तक। ठीक है? तो ये तो रो हो गई हमारे पास, सेकंड रो हो गई, रो नंबर 2। मान लीजिए इसी तरीके से आप नीचे जाओगे तो AM1 आएगा, AM2 आएगा, AM3 आएगा, चलते AMn आ जाएगा। ए कौन-सी रो हो गई? तो ये रो नंबर m हो गई, ठीक है? अब ऐसे देखो यहाँ पे ए कौन-सा था? कॉलम 1 था, ये क्या था? कॉलम 2 था, ये क्या था? कॉलम 3 था और इसी तरीके से एक कॉलम n था। तो ये जो A मैट्रिक्स है ना, ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, इसमें m रोज़ हैं और n कॉलम हैं, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब मेन बात आती है कि A11, A12, A13 ये सब क्या चीज़ें हैं भाई? तो जो aij लिखा हुआ है ना, aij, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या चीज़ है। जो i है, वो बता रहा है कि a नाम का एलिमेंट ith रो में प्रेज़ेंट है और j का मतलब होता है jth कॉलम में प्रेज़ेंट है। जो तो aij नाम का जो एलिमेंट है, वो ith रो और jth कॉलम में अवेलेबल है, उसका घर है, ठीक है? तो ये लोकेशन बताता है aij मैट्रिक्स में के अंदर कि मैं कहाँ पे वहाँ पे बैठा हुआ हूँ, किस रो में और किस कॉलम में बैठा हुआ हूँ। एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक बी नाम का मैट्रिक्स ले लिया, 2, 3, p, q। अब आप यहाँ पे देखो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। अब इसमें हमसे यदि पूछ लिया जाए कि A11 या 2 की लोकेशन क्या है? लोकेशन ऑफ 2, तो हम क्या बताएँगे? ये कौन से रो में है? तो फर्स्ट रो में है। कौन से कॉलम में है? तो फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है? तो इसकी लोकेशन क्या हो गई? यदि aij इसका पूछा जाए तो A11 हो गया, ठीक है? तो ये 2 कहाँ पे है? A11 पे हमारे पास उपस्थित है, A11 इसका घर है, ठीक है? यदि यही चीज़ Q के बारे में पूछ लिया जाए, Q कहाँ पे उपस्थित है? लोकेशन ऑफ Q, तो एक Q देख लो, A तो A11 हो गया, A12 हो गया, अब ये सेकंड रो स्टार्ट हो रहा है तो A21 हो गया, A22 हो गया, तो इसका जो लोकेशन है A22 है, ठीक है? A22 का मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ठीक है? इसमें जो पहला होता है, वो रो को रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो इसको A11 या A12 ना पढ़ के A11, A12 कुछ इस तरीके से पढ़ा जाता है। चलिए, तो इतना तो आप समझ गए। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का निर्माण कैसे करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं आगे वो चीज़। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे तो एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे इसको कैसे होगा। तो मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए दे दिया क्वेश्चन में और कुछ कंडीशन बता दिया ए आई जे। ए मैट्रिक्स हमारे पास 2 क्रॉस 2 का है, 2 बाई 2 का है और बोल रहा है कि वेयर
एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू हमारे पास आई प्लस जे दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन आएगा भाई। क्वेश्चन है कि एक आप मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कीजिए जो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो और उसके एलिमेंट की जो कंडीशन है वो ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे है। तो सबसे पहले आप देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का है। तो 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 रोज होंगी, 2 कॉलम्स होंगी, ठीक है। तो पहला एलिमेंट तो A11 हो जाएगा, इसमें दूसरा A12 हो जाएगा, यहाँ पे A21 हो जाएगा और यहाँ पे A22 हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन के हिसाब से हमारे पास यही 4 एलिमेंट्स यहाँ पे आएँगे, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स बनाने को बोला है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। A11 के लिए देख लो, सबसे पहले तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, Aij दिया हुआ है I प्लस जे, तो इसी का यूज़ होगा। यदि A11 की बात हो रही है, A11 की बात हो रही है, तो I की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। J की वैल्यू क्या है, A भी 1 है, तो ये आ गया हमारे पास 2, ठीक है। जो भी पहला वाला नंबर होता है वो I होता है, दूसरा वाला नंबर क्या होता है, J होता है। ये हमेशा आपको जो I और J होंगे ना, हमेशा नेचुरल नंबर ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो A11 हो गया, A12 क्या हो जाएगा इसी तरीके से, I हमारे पास 1 है, J हमारे पास 2 है, इसकी वैल्यू हो गई 3। चलिए A21 हम कर लेते हैं, तो I की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है। और J की वैल्यू हमारे पास 1 हो गया, तो ये भी आ गया 3। इसी तरीके से A यदि 2 हम फाइंड करें, तो दोनों वैल्यू I और J की 2 और 2 है, तो ये हमारे पास 4 आ गया। तो फाइनली हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के आएगा A वाला, A नाम का जो मैट्रिक्स है, तो A11 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 को रखेंगे, ठीक है। A12 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 को रखेंगे और A21 की जगह पे भी हम 3 को रखेंगे और यहाँ पे 4 आ जाएगा। और मैट्रिक्स कैसा बना ये, 2 क्रॉस 2 का। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको? आ जाना चाहिए समझ में, ठीक है। तो अब थोड़ा-सा देखते हैं, ये तो ईज़ी वाला था, इसमें थोड़ा घुमा के भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। देखते हैं कैसे देगा, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन के ऊपर। चलिए, क्वेश्चन ही लिख देता हूँ ये। एनसीईआरटी का आपका एग्जांपल नंबर 3 है, तो उसको देखते हैं। कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स 3/2 मैट्रिक्स whose elements are whose elements are Aij equal to 1/2 I minus 3 J। अब हमारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पहले वाले में तो बस I प्लस J था, यहाँ पे क्या हो गया, Aij की जो कंडीशन एलिमेंट्स के दे दी, वो हाफ मॉड I माइनस 3J दे दी है, ठीक है। तो मॉड तो आप फंक्शन में पढ़ चुके हो ना, जब भी मॉड्यूलस फंक्शन आता है तो वो बाहर आके पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले। सबसे तो पहले आप देखो कि हमारे पास ऑर्डर क्या दिया हुआ है, तो ऑर्डर 3/2 का दिया हुआ है। तो मान लो यहाँ पे उसमें A दिया था, यहाँ पे मैं B दे देता हूँ मैट्रिक्स का नाम। 3/2 का मतलब 3 रोज़ होंगी इसमें, तो 1, 2, 3, ठीक है। कॉलम कितने हैं, 2 हैं, तो एक कॉलम तो ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, खत्म। ये क्या हो गया, 3/2 का मैट्रिक्स आ गया। एलिमेंट्स क्या-क्या आएँगे, जो Aij है, तो पहला एलिमेंट तो इसमें A11 ही होगा, फिर इसके बाद A12 होगा, यहाँ पे A21 होगा, A22 होगा, ये तीसरी रो है तो A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा। तो अब हमको यही चीज़ पता करना है कि A11 कितना होगा, A12 कितना होगा। कंडीशन हमारे पास क्या दी हुई है क्वेश्चन में, Aij की ये कंडीशन हमारे पास है, ठीक है। तो Aij की जो कंडीशन है इसी का यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट्स फाइंड किया जाएगा। तो आ जाते हैं, सबसे पहले A11 हमको फाइंड करना है। A11 फाइंड करना है, तो कंडीशन देखते हैं। A11 के लिए सबसे तो पहले 1/2 लिखना है। मॉड के अंदर क्या लिखना है, I हमारे पास 1 है,
ठीक है? जे भी हमारे पास क्या है? 1 है तो -3 इंटू 1 मॉड को बंद करेंगे। आ जाएगा हमारे के पास क्या 1/2 1 -3 मॉड को बंद करो तो लास्ट में क्या आ जाएगा 1/3 मॉड के अंदर आ जाएगा हमारे पास -2 ये 1/2 है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा 1/2 तो है ही है, ए मॉड से बाहर निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल हो गया, तो हमारे पास जो A11 की वैल्यू आ गई, ए आ गया हमारे पास 1 समझ में आ गया आपको? A11 की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई हमारे पास। अब इसी तरीके से बाकी भी आप निकाल सकते हो। A12 यदि निकालना हो हमारे पास, A12 यदि निकालना हो, तो 1/2 मॉड के अंदर फिर 1 माइनस क्या है 3j है तो 3 j की जगह पे 2 रहेगा, तो ये क्या चीज़ हो गया 1/2 मॉड के अंदर आ जाएगा 1 माइनस 6 फाइनली ये आंसर आ जाएगा कितना 5/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, ठीक है? इसको सॉल्व करोगे तो 5/2 ही आएगा। 1 -5 आएगा, बाहर निकल के ये +5 हो जाएगा, तो ये 5/2 आ जाएगा। अब इसी तरीके से बाकी सारे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है? बाकी सारे निकालो आप तो क्या-क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है? वो आप निकाल लेना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। A12 तो निकाल ही लिया, A21 कितना हो जाएगा हमारे पास? A21 को यदि हम निकालेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है? A22 हम निकालेंगे, तो A22 हमारे पास जो आएगा वो 2 आ जाएगा। A31 यदि हम निकालना चाहें, तो A31 हमारे पास 0 आएगा, ठीक है? A31 हमारे पास 0 आएगा क्योंकि 3 - 3 0 होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। और लास्ट में A32 यदि निकालें हम, तो A32 हमारे पास 3/2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स तो बन ही जाएगा। चलो देखते हैं क्या मैट्रिक्स बनेगा। तो जो B नाम का मैट्रिक्स था, देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहले हमारा A11 तो 1 आ गया है, A12 हमारे पास 5/2 आ गया है, ठीक है? A21 A21 हमारे पास 1/2 आया है, A22 हमारे पास 2 आया है, ठीक है? A31 0 आ गया और फिर 3/2 आ गया। इसको यहाँ तक ले लो और ये मैट्रिक्स हमारे पास 3/2 का बन गया, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स बनाते हैं। हमारे क्वेश्चन में ये चीज़ आएगी तो हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। इम्पोर्टेंट है, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन कर सकता है आपसे, इतना ईज़ी तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। वैसे इसमें इस चैप्टर बहुत ईज़ी चैप्टर है। क्वेश्चन एक और ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए। चलिए हमारे पास दे दिया कि इफ a इक्वल टू aij 3/2 इसका मतलब हमारे पास 3/2 का मैट्रिक्स बनाना है और कंडीशन क्या दे दिया यहाँ पे वेयर aij इक्वल टू कुछ इस तरीके से दे दिया कि यहाँ पे i प्लस j कब होगा इफ i इक्वल टू j उसके बाद i माइनस j कब होगा इफ i इज ग्रेटर देन j और j माइनस i हो जाएगा इफ i इज लेस देन j ठीक है इस तरीके की कुछ कंडीशन हमारे पास दे दिया और मैट्रिक्स बनाने को बोल दिया तो क्या करेंगे ऐसे में देखो यहाँ पे 3/2 का मैट्रिक्स बनाना है 3/2 का मैट्रिक्स बनाना है तो 3/2 का मैट्रिक्स देखते हैं कैसे बनेगा मैट्रिक्स का नाम इसने पहले ही ए बोल दिया है तो ए ही हम रखेंगे 3/2 का मतलब 3 रो हो गया 2 कॉलम हो गया तो A11 A12 A21 A22 A31 A32 3/2 का मैट्रिक्स हो गया अब जो कंडीशन दी हुई है ना उस कंडीशन को देखते हुए हम यहाँ एलिमेंट्स चूज करेंगे ठीक है सबसे पहली कंडीशन क्या है आई और जे यदि इक्वल हो तो आई और जे देखो कहाँ कहाँ इक्वल है यहाँ पे आई और जे इक्वल है देखो वहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 2 2 है तो इन दो जगह पे हमको आई प्लस जे करना है तो यहीं पे मैं कर लेता हूँ देखिए आई प्लस जे करना है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो गया ठीक है उसके बाद 2 + 2 कितना हो जाएगा 4
तो 2 एलिमेंट्स तो हो गए, ये वाली कंडीशन सैटिस्फाई हो गई, 2 ही एलिमेंट्स ऐसे थे जहाँ पे i और j इक्वल हो रहा था। दूसरी कंडीशन देखते हैं, i ग्रेटर देन j, i की वैल्यू j से बड़ी है। तो एक तो ये वाला है, देखो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, यहाँ भी i j से बड़ा है, यहाँ भी i j से बड़ा है। तो इस कंडीशन में i माइनस j हमको लिखना है। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 हमारे पास 1 आएगा, ठीक है? यहाँ पे 3 माइनस 1 हमारे पास 2 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 3 माइनस 2 हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है? अब लास्ट में एक एलिमेंट यहाँ पे बच रहा है, एक एलिमेंट हमारे पास कहाँ बच रहा है? ये वाला बच रहा है। तो इस एलिमेंट्स में देखो i जो है ना वो j से हमारे पास छोटा दिख रहा है, तो तीसरी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो j माइनस i करना पड़ेगा। तो j हमारे पास 2 है, i 1 है, तो j माइनस i हमारे पास 1 आ जाएगा। ये और ये हमारे पास क्या बन गया, 3/2 का मैट्रिक्स बन गया और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई, आ गई तो अच्छी बात है। तो थोड़ा ऑर्डर पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कुछ अलग तरीके से, देखते हैं ना वो कैसे होगा। तो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्डर नाम से एक हेडिंग ही लिख लेते हैं, चलिए। पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्डर, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन, ब्रैकेट में लिख लेते हैं नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स गिवन, आर गिवन लिखना चाहिए, जगह की थोड़ी दिक्कत है तो गिवन लिख दिया, ठीक है? तो इसमें भी क्वेश्चन से ही हम समझेंगे। चलिए क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, if a matrix has 8 elements, 8 elements, what is the possible order, what is the possible order it can have, it can have, इसका मतलब क्या हुआ है, यदि किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है? कितने ऑर्डर वाले मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, ये चीज यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हमको दिया हुआ है। तो इसको लिखो आप, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 8 हैं, ठीक है? तो पॉसिबिलिटी हम देख लेते हैं, पॉसिबिलिटी क्या-क्या है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती है। सबसे पहला ऑर्डर तो इसमें क्या हो सकता है, 8 एलिमेंट है, तो 8/1 का होगा, ठीक है? दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/8 का हो जाएगा, ठीक है? टोटल एलिमेंट 8 हैं, तो इनको यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 ही आंसर आना चाहिए। दूसरा 1 वाला खत्म हो गया तो 2 इंटू 4 का हो सकता है, 4 क्रॉस 2 का हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा कोई और हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है, तो ओनली कितने हो गए, 4 पॉसिबिलिटीज़ हो गई यहाँ पे। कितनी? 4 पॉसिबिलिटी। 4 पॉसिबिलिटी कौन-कौन सी हैं? तो 8 क्रॉस 1 का हो जाएगा, 1/8 का हो जाएगा, 2/4 का हो जाएगा, 4/2 का हो जाएगा। 4 ही तरीके के हम मैट्रिक्स का यहाँ पे निर्माण कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको आते हैं। तो ये तो ऑर्डर पे था, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्डर मैंने बोल दिया। एक पॉसिबिलिटी ऑफ मैट्रिसेस भी होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ मैट्रिसेस भी होता है। इसका देख लेते हैं कैसे, इसका भी एक क्वेश्चन से ही करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे, इफ A इक्वल टू Aij 1/3, every entry every entry
इज आइदर 5 इज आइदर 5 और 6। तो हाउ मेनी मैट्रिसेस हाउ मेनी matrices can be made। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ ए इक्वल टू ए आई जे 1/3, ये चीज हमारे पास दिया हुआ है और बोल रहा है कि एवरी एंट्री इज आइदर 5 और 6। एंट्री का मतलब एलिमेंट, जो एलिमेंट है वो 5 और 6 हो सकते हैं। ठीक है, तो कितने मैट्रिक्स इस तरीके के बनाए जा सकते हैं, तो देख लेते हैं। भाई 5 और 6 ही बोल रहा है और 1/3 बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास रो तो एक ही है, कॉलम 3 है। रो एक ही है, कॉलम 3 है, मतलब कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स बनेगा। तो मान लो इसमें पहला एलिमेंट 5 हो गया, दूसरा एलिमेंट भी हम 5 ले सकते हैं, तीसरा भी 5 ले सकते हैं। ठीक है, तो एक तो पहला मैट्रिक्स ऐसे बन सकता है। दूसरा क्या बनेगा मैट्रिक्स, देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया, ये दूसरा बन गया। तीसरा क्या बन सकता है, यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, ये भी तो कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से चौथा भी कुछ बन सकता है हमारे पास। मान लो यहाँ पे 6 कर लो, यहाँ पे 5 कर लो, यहाँ पे 5 कर लो। उसके बाद फिर एक और बना दो, 1 2 3 4 बन गए। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है। चलो एक और बना लेते हैं यहाँ पे, 6 को यहाँ पे रखो, 5 को यहाँ पे लाओ, यहाँ पे 6 को ला दो। चलो यहाँ पे अब करते हैं हम, 5 को इधर ला देते हैं। ठीक है, 5 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया। एक यहाँ पे लाओ, 6 कर दो, 6 कर दो, 6 कर दो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास कितने मैट्रिक्स बन गए, 8 मैट्रिक्स। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 8 मैट्रिक्स। 8 मैट्रिसेस हमारे पास बन सकते हैं। तो ये तो 1/3 का मैट्रिक्स था। मान लीजिए अब हमारे पास ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ जाए, तब हम क्या करेंगे? तो बार-बार ऐसे तो हम मैट्रिक्स बनाएँगे नहीं ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 11th क्लास में हम पढ़े हुए हैं क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेट काउंटिंग। क्या पढ़े हुए हैं? चलो देखते हैं। यूज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। आप लोग याद करो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ाया गया था। ठीक है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 1/3 का मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे 3 जगह है, उसको फिल करना है। ठीक है? तो पहले जगह पे हमको क्या नंबर्स लेने हैं, 5 या 6 को लेना है। ठीक है? तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे नंबर की, 2 हैं। ठीक है? यहाँ पे क्या नंबर आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो ये तो 2 हमारे पास पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी, क्योंकि यहाँ पे भी 5 और 6 आ सकता है और यहाँ पे भी हमारे पास 5 या 6 आ सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे भी 2 है, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि 2 टू द पावर 3 हो गया और इसका आंसर आ जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ा, मैट्रिक्स को बनाना नहीं पड़ा। यहाँ पे 8 मैट्रिक्स हमको निर्माण करने पड़े। ठीक है? तो 8 मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग का यूज़ करके हम आंसर यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है? तो एमसीक्यूज़ में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसमें कुछ भी नहीं करना रहता है, जितने भी एलिमेंट्स आप उसमें आ सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है? और कितने नंबर्स पूछे गए हैं उसमें आपके, जैसे 0 या 1 पूछा गया है तो 2 पॉसिबिलिटी है, तो 2 के पावर उतना कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है? 2 के पावर एलिमेंट्स के जो नंबर है, उसको लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो ये चीज़ तो हो गई। अब आते हैं इसके बाद कि भैया इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो इसकी कंडीशन होती है कुछ भाई। इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, यदि वो कंडीशन सैटिस्फाई होती है तभी हम इक्वल कर सकते हैं, नहीं तो हम इक्वल नहीं कर सकते। यदि हमारे पास सेम ऑर्डर और सेम करे
उसके लिए हमारे पास क्या है, 2 मैट्रिक्स लेंगे, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर एंड सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, x प्लस वाई, यहाँ पे मैंने कर दिया 3, यहाँ पे कर दिया 4, यहाँ पे x माइनस वाई कर दिया, और इक्वल टू में मैंने ले लिया यहाँ पे इस तरीके का मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो ए भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ए भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। दोनों क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर दोनों का सेम है, ठीक है। तो जब ऑर्डर सेम है और बोल रहा है कि इक्वल है मैट्रिक्स, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। इसका मतलब हुआ कि जो x प्लस वाई है वो किसके इक्वल होगा, 12 के। मतलब ए वाली चीज हमारे पास इसके इक्वल होगी और ए वाली चीज इसके इक्वल होगी, और x माइनस वाई हमारे पास इक्वल हो गया किसके, 8 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, और दोनों इक्वेशन को यदि सॉल्व करोगे तो हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो ये दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। इसको हम प्लस कर देते हैं, और तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया 20, तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया 10, ठीक है। अब यहाँ से फिर हमारे पास y की वैल्यू भी मिल जाएगी, y हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इक्वल जो हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं, तो इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, आगे भी आपको ये क्वेश्चन इस तरीके के मिलेंगे। तो यहाँ तक तो हो गया आपका। अब इसके बाद आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्या, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, विच हैव ओनली वन रो, विच हैव ओनली वन रो। इसमें बस एक ही रो होता है भाई, यानी हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, तो उसको 1 2 3 4 इस तरीके से लिखेंगे, इसमें एक ही रो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। बीच में कॉमा नहीं होता है, ठीक है। मैंने कॉमा लिख दिया, कॉमा नहीं होता है भाई। ये तो रो मैट्रिक्स हो गया। इसी तरीके से दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स, जहाँ पे बस एक ही कॉलम हो, ठीक है, ओनली वन कॉलम, तो उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। यदि ए नाम का कोई मैट्रिक्स है और किस तरीके से ए बी सी लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो आप, कॉलम की संख्या, कॉलम्स के नंबर जो हैं वो 1 है, ठीक है। और यहाँ पे रो हमारे पास बस एक ही था, कॉलम कितने थे, 4 थे, ठीक है। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद आता है सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, इसको बोला जाता है सिंगल एलिमेंट वाला मैट्रिक्स। तो ए इक्वल टू, यदि हमारे पास मान लो यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, 1x1 का मैट्रिक्स है, और इसको सिंगलटन मैट्रिक्स बोला जाता है। इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स, नंबर 4 पे आता है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो ए इक्वल टू यदि हमारे पास 0 0 0 0 दिया हुआ है, तो इसको मैं बोलूंगा जीरो मैट्रिक्स। मान लीजिए बी बराबर हमारे पास दिया हुआ है
0 0 0 0 0 0, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स हो गया। चलिए, इसके बाद नंबर 5 पे क्या आता है? जल्दी-जल्दी बता दे रहा हूँ, बस इसको आपको रटना-वटना नहीं है, एक बार ध्यान से देख लो, बस इतना आना चाहिए कि इतने टाइप के मैट्रिक्स हैं, ठीक है? तो आपका 5वाँ आ जाता है हॉरिज़ॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिज़ॉन्टल मैट्रिक्स का क्या होता है? जिसमें m m लेस देन n होता है, ठीक है? मतलब नंबर ऑफ रोज़ जो है, नंबर ऑफ रोज़ क्या होता है, वो छोटा होता है किससे? नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है? कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे देखो रो कितने हैं? 2 हैं और कॉलम 1 2 3 4 4 हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देख लो आप, सीधे दिख रहा है कि रो हमारे पास कम है और कॉलम्स ज़्यादा हैं, तो इसको हॉरिज़ॉन्टल मैट्रिक्स बोला जाता है। इसके बाद छठे नंबर पे क्या आता है? छठे नंबर पे आता है आपका वर्टिकल वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? यहाँ पे जो है m वो बड़ा होता है n से, ठीक है? m इज़ ग्रेटर देन n, मतलब नंबर ऑफ रोज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, इसको भी आप A नाम से दिखाओ, तो चलो 1 2 3 4 5 6, 3 रो हैं, 2 कॉलम हैं, ठीक है? तो देखो रो की संख्या ज़्यादा है, कॉलम की संख्या कम है, तो इसको हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है? अब इसके बाद 7वाँ क्या आ जाता है आपके पास? 7वाँ आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है? इसमें जो m है वो n के इक्वल हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। एग्जांपल देख लो इसका, अल्फा बीटा गामा डेल्टा 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। मान लो बी एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ए बी सी 1 2 3 अल्फा बीटा गामा। देखो ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम दिख रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है? अब स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ अलग-अलग प्रॉपर्टीज हो जाते हैं भाई यहाँ पे। मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 नाम से, 2 बाई 2 का है, ठीक है? तो इसमें 1 और 4 इस तरीके से देख लो आप, इस तरीके से। इसको बोला जाता है डायगोनल्स एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है। यदि मान लीजिए यही हमारे पास, इसको बी ले लेता हूँ और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यदि हमारे पास 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, तो इसमें 159 159 ये वाला क्या हो गया? डायगोनल एलिमेंट हो गया, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है? तो बस कौन-सा वाला? ऊपर से शुरू करेंगे, नीचे की तरफ जाएँगे तिरछा, ठीक है? तो उसको हम डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। अब इसके अलावा जो एलिमेंट बच जाते हैं, ठीक है? जो एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, उनको हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। इसी में एक और चीज़ आ जाती है, उसको भी देख लेते हैं। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है? सम ऑफ ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स,
ठीक है? इसको हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इसको लिखते कैसे हैं? मान लीजिए इसी वाले एलिमेंट्स को हम ले लेते हैं, ठीक है? तो इसको हम लिखेंगे TRB इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इसको हम लिखेंगे 1 + 5 + 9 15। तो ट्रेस ऑफ बी आ गया हमारे पास 15। ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स छोटा सा है, एमसीक्यूज वगैरह में कभी पूछ देता है। ठीक है, अब डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है? एक और चीज हो जाता है डायगोनल एलिमेंट में, जो डायगोनल्स हमारे पास होते हैं ना, वहाँ पे आई इक्वल टू जे होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आई इक्वल टू जे होता है वहाँ पे। 7 मैट्रिक्स पढ़ लिए, अब आ जाते हैं 8वें मैट्रिक्स पे। तो 8वां मैट्रिक्स हमारा जो नाम है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का क्या है? तो इसकी 2 कंडीशन होती हैं, वो कंडीशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब m इक्वल टू n होना चाहिए। उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? वो सारे जीरो हो जाएंगे। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। 1 0 0, 2 0, 2 0, 0 0 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया? डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, 3 by 3 का मैट्रिक्स है। एक तो देखो, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हमारे पास m इक्वल टू n है। यदि रो की संख्या 3 है तो कॉलम की संख्या भी 3 है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे जीरो हैं, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, इसकी क्या कंडीशन है? सबसे पहले कंडीशन कि एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरी कंडीशन इसमें क्या होनी चाहिए? कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम होने चाहिए। ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। A 0 0 0 A 0 0 0 A। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, डायगोनल एलिमेंट सारे ए हैं और 3 by 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, एक तो देखो सारे बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं, तो एक डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, और दूसरी कंडीशन कि सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो वो भी यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। लास्ट में आ जाता है आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी क्या कंडीशन है आइडेंटिटी की? एक स्केलर मैट्रिक्स है। इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। दूसरी कंडीशन क्या है? एवरी डायगोनल एलिमेंट आर वन। एवरी डायगोनल एलिमेंट्स आर वन। एग्जाम्पल देख लो यार। चलो, 1 1 0 0, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स हो गया यदि इसको ए ले लेते हैं तो। ठीक है, और बी वाला यदि लेते हैं हम यहाँ पे 1 1 1 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये 3 by 3 का मैट्रिक्स हो गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे सारे 1 1 1 है, बाकी सारे एलिमेंट आपके जीरो हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। ठीक है, यदि हमारे पास 2 by 2 का मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसको हम I2 लिखेंगे। ठीक है, और 3 by 3 का है तो उसको हम I3 भी लिखते हैं।
ठीक है? तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का जो 3.1 एक्सरसाइज़ है उससे पहले का सारा इंट्रोडक्शन, ठीक है? तो इसके बाद हम अगले लेक्चर में 3.1 को सॉल्व करेंगे, जो उससे पहले सारे आपके एग्ज़ाम्पल्स दुए दिए हुए हैं बुक्स में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप इस वीडियो को कई बार देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। काफ़ी आसान चैप्टर है, इसको पढ़ने में लोग बोर भी होते हैं, पढ़ाने में भी बोर होते हैं क्योंकि बहुत ही ईज़ी है, ठीक है? इसके बाद हम इसमें एक्सरसाइज़ सॉल्व करेंगे, उसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे जहाँ पे हम मैट्रिक्स का एडिशन उसका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद तब तक के लिए, ठीक है? चलिए।